तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बात छत्तीसगढ़ की खबरों की कर लेते हैं। जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बजट अनुदान की मांगे सर्वसम्मति से पारित हो गई है। जी हां, इस दौरान शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य में 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। उनकी इस घोषणा पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा है कि भर्ती लोकसभा चुनाव के पहले होगी या बाद में। इस पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि इसके लिए लोकसभा चुनाव से पहले विज्ञापन आ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी सरकारी स्कूलों की छात्राओं को साइकिल दी जाएगी। साथ ही स्कूलों में पहली क्लास योग और अध्यात्म की होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि हर शनिवार को सभी स्कूलों में 1 घंटे खेल सत्र होगा। इसके साथ ही स्कूलों में खेल सामग्री गुणवत्ता वाली उपलब्ध कराई जाएगी। कांग्रेस सरकार में हॉकी की जगह कुटेला दिया गया था। वहीं शिक्षा मंत्री अग्रवाल ने यह भी कहा है कि एक और बड़ी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रदेश के 25,000 स्कूलों में पहली कक्षा से 5वीं तक अंग्रेजी में पढ़ाई होगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि आत्मानंद स्कूल के नाम पर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है। 251 पुराने भवनों में 800 करोड़ खर्च कर दिए हैं। कांग्रेस ने विद्या को बाजार बनाने की कोशिश की है। वहीं विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान स्कूल शिक्षा, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा है कि हम 5 शक्तिपीठ की परियोजना लाने वाले हैं। हम फिर से राजिम कुंभ करवाने वाले हैं। देश में पहली बार हमने राजिम कुंभ कल्प की शुरुआत की है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने आते ही इसे बंद करवा दिया। हम छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया में पहचान देना चाहते हैं। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सवाल पूछते हुए कहा है कि 5 साल में कितने साधु संत आए बताएं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने कुंभ की महिमा को समाप्त कर दिया है, लेकिन हम कल्चर कनेक्ट योजना लाएंगे। अयोध्या, तिरुपति और पुरी में छत्तीसगढ़ धाम बनाएंगे। उन्होंने मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को 1 लाख रुपए और सिंधु दर्शन के लिए 25,000 देने की घोषणा की है। मंत्री अग्रवाल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति सिरपुर, रामगढ़, चंपारण की संस्कृति है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भौरा, गिल्ली डंडा, सोटा तक सीमित कर रखा था। उन्होंने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री लोक कला महोत्सव का आयोजन होगा और साथ ही सभी पर्यटन स्थलों में गढ़ कलेवा की स्थापना होगी। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भारत भवन बनाएंगे। उन्होंने बस्तर दशहरा मांझी को 2500 रुपये, चालकी को 2,000 रुपये देने की घोषणा की है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में राजीव युवा मितान क्लबों में गड़बड़ी का मुद्दा एक बार फिर से गूंजा है। यूं तो कांग्रेस विधायक सावित्री मंडावी ने इस विषय पर सवाल पूछा था, लेकिन योजना में गड़बड़ियों को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने जमकर नाराजगी जताई है। इसके बाद मंत्री टंकराम वर्मा को इसे भंग करने की घोषणा करनी पड़ी। आखिर क्यों भंग करना पड़ा राजीव युवा मितान क्लब? क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद संस्कृति के संरक्षण और युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया गया था। पूरे प्रदेश में 20,000 राजीव युवा मितान क्लब बनाए गए। सभी क्लबों को 1 वर्ष में 4 किश्तों में 1 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की गई। बजट में इसके लिए 140 करोड़ की राशि का प्रावधान भी किया गया था, जिसमें अब तक 126 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है। बुधवार को विधानसभा में राजीव युवा मितान क्लब के तहत खर्च राशि का मुद्दा गूंजा। सत्ता पक्ष के विधायकों ने राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से कांग्रेस के लोगों को उपकृत करने का आरोप लगाया। साथ ही राजीव युवा मितान क्लब के उद्देश्य पर सवाल उठाए। इस योजना में वित्तीय अनियमितता का आरोप भी लगा। राजीव युवा मितान क्लबों को भंग करने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी हुई।
सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच इसे लेकर बहस भी हुई। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों के दबाव को देखते हुए खेल और युवक कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने राजीव युवा मितान क्लब को भंग करने की घोषणा कर दी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि इस योजना के तहत खर्च की गई 126 करोड़ की राशि का ऑडिट कराया जाएगा और योजना में हुई गड़बड़ियों की जांच भी होगी। सत्ता पक्ष के सदस्य लगातार इस योजना में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के सदस्य राजीव युवा मितान क्लबों को भंग करने की दुर्भावना की कार्रवाई बता रहे हैं। राजीव युवा मितान क्लब में जो शेष राशि बची है वो शासन के नियमानुसार उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। इसमें 132 करोड़ रुपए का प्रावधान था और 40 करोड़ रुपए 60 करोड़ रुपए 40 करोड़ रुपए शेष है। 60 करोड़ रुपए लगभग खर्च किए जा चुके हैं और जो बची हुई राशि है उनका जो नियम बनता है नियमानुसार उसमें कार्रवाई की जाए। सरकार बदलने के बाद में भाजपा की सरकार ने उसे बंद करने का फैसला किया है और झूठा आरोप उन पर लगाया गया कि वे सभी राजीव मितान में घोटाला हुआ है, घपला हुआ है। तो हमने आज सदन में इसका विरोध भी किया कि ये पहली बार छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सोचने वाली सरकार ने इस तरीके से राजीव मितान के माध्यम से जो बड़ा कदम उठाया था, उन्हें सामने लाने का काम किया, उनके साथ धोखा हुआ है। इस आने वाले समय हम सभी राजीव मितान के अंदर के साथ बात करेंगे और उनका विरोध करेंगे। राजीव युवा मितान क्लबों को लेकर छत्तीसगढ़ में पहले भी राजनीति होती रही है। पूर्व में भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार पर इस योजना के माध्यम से कांग्रेसियों को उपकृत करने का आरोप लगाती रही। अब नई सरकार ने राजीव युवा मितान क्लबों को भंग करने की घोषणा कर दी। जाहिर है योजना पर सियासत तो होगी ही। प्रदेश भर में गठित 20,000 से अधिक राजीव युवा मितान क्लबों के सदस्यों पर भी जांच की आंच पड़ सकती है। ऐसे में इसका असर किस रूप में सामने आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। हर सीट पर कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों के नाम पर मंत्रणा भी शुरू हो गई है, लेकिन सबकी निगाहें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर टिकी हुई हैं। क्या भूपेश बघेल लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव? आखिर कौन सी सीट से लड़ सकते हैं भूपेश बघेल लोकसभा का चुनाव? देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं और पूर्व मंत्रियों को चुनाव लड़ाने के स्तर पर दबाव बनाया जा रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनाव लड़ाने की मांग भी की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम का प्रस्ताव पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने राजनांदगांव सीट से किया, जबकि पूर्व पीसीसी चीफ धनेन्द्र साहू ने उन्हें रायपुर से लोकसभा चुनाव लड़ाने की मांग की है। चूंकि भूपेश बघेल दुर्ग जिले से आते हैं, यहां से वे पहले ही लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए दुर्ग लोकसभा सीट से उनके नाम पर चर्चा स्वाभाविक है। हालांकि भूपेश बघेल पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी रुचि चुनाव लड़ने में नहीं बल्कि सभी सीटों में प्रचार करने को लेकर है। लेकिन कांग्रेस के भीतर खाने में इस बात की चर्चा है कि वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ाया जाए। ऐसे में भूपेश बघेल के करीबी रणनीतिकार उनके लिए राजनांदगांव लोकसभा सीट को मुफीद मानते हैं। भूपेश बघेल के साथ ही ताम्रध्वज साहू, शिव डहरिया, अमरजीत भगत समेत कई और नेताओं के नाम लोकसभा चुनाव के लिए लिए जा रहे हैं। वहीं भाजपा के नेता कहते हैं कि पूरे देश में बीजेपी के पक्ष में वातावरण है, इसलिए कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से बचते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अब तक लोकसभा चुनाव में से 2 से अधिक सीटें नहीं जीत सकी है। ऐसे में कांग्रेस के सामने अपने परफॉर्मेंस को बनाए रखने और सुधारने की बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि पार्टी इस बार वरिष्ठ नेताओं के चेहरों पर दांव आजमाना चाहती है, लेकिन वरिष्ठ नेता चुनाव से बचते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कौन कौन से चेहरे 2024 के महामुकाबले में मैदान पर होंगे, कांग्रेस की सियासत के सबसे बड़े चेहरे भूपेश बघेल का लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रुख होगा, इस सब पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। संभाग का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल सिम्स यानी कि छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान अब अपने श्रेष्ठतम की ओर अग्रसर चला है। आपको बता दें कि राज्य सरकार के पेश किए गए बजट में बिलासपुरियंस को बड़ी चिकित्सक
सेवा मिलने जा रही है और इसका फायदा बिलासपुर के साथ ही पूरे संभाग के रहवासियों को भी मिलेगा। राज्य के बजट में सिम्स के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने सिम्स मेडिकल कॉलेज भवन के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। छत्तीसगढ़ राज्य आयुर्विज्ञान संस्थान यानी सिम्स साल 2001 में बिलासपुर में शुरू हुआ। शुरुआत से यहाँ 100 बिस्तर का अस्पताल संचालित है, जबकि मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें हैं, जबकि आज बिलासपुर मेडिकल कॉलेज में 200 सीट की जरूरत है। वहीं सिम्स अस्पताल बिलासपुर शहर के हृदय स्थल पर होने के चलते यहाँ जगह सीमित है। राज्य शासन ने 2015 में कोने स्थित बिलासा ताल के पास सिम्स अस्पताल के नाम पर 40 एकड़ जमीन आवंटित की। फिलहाल सिम्स अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में जो सुविधाएं वर्तमान बिल्डिंग में नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें नई बिल्डिंग में लगाया जा रहा है। जो संसाधन यहाँ पे जो है हम बना नहीं पा रहे हैं, जहाँ पे जगह की कमी है, वो जो है वहाँ पे बने। अब इसमें कितना हिस्सा जो है मेडिकल कॉलेज का वहाँ पे बनेगा या पूर्ण रूप से मेडिकल कॉलेज वहाँ पे स्थानांतरित होगा, ये तो शासन और बाकी ये के आगे चल के निर्देश के हिसाब से होना है। 700 करोड़ रुपए सरकार ने दिया है, उसको बहुत बहुत बधाई के वो पात्र हैं। और मैं चाहूँगा कि जो IAS हैं OP चौधरी जी, जिन्होंने नौकरी छोड़ के सेवाओं का माध्यम चुना है, उनकी प्राथमिकता स्वास्थ्य और एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन मैं आज कहूँगा प्राइवेटाइजेशन के दौर में शासकीय अस्पतालों की गुणवत्ता पे ध्यान रखना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को सरकार को स्वीकार करना चाहिए, चाहे एम्स हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यही गरीबों की और छत्तीसगढ़ के मध्यम वर्ग की आत्मा है। बता दें कि अविभाजित मध्य प्रदेश में बिलासपुर के सिम्स अस्पताल को सरदार वल्लभ भाई पटेल जिले के धर्म अस्पताल के नाम से जाना जाता था। उस समय धर्म अस्पताल में 100 बिस्तर उपलब्ध हुआ करते थे। बिलासपुर के धर्म अस्पताल में उस समय व्यवस्था सुसज्जित और सुव्यवस्थित हुआ करती थी। यहाँ कभी भी छोटी बड़ी समस्या होने पर लोग इलाज कराने के लिए इंतजार किया करते थे। नव निर्माण इसका हो तो एक अच्छा दूसरी एक मतलब सौगात बिलासपुर को मिल जाएगी। पर यदि यहाँ भी बनाया जाता है तो इसमें यह ध्यान रखा जाए कि आने जाने का रास्ता सुगम हो, किसी प्रकार की तकलीफ मरीजों को और डॉक्टरों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि शहर के बीचों बीच स्थापित होने के कारण आए दिन यहाँ पर चक्का जाम या ट्रैफिक व्यवस्था के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अस्पताल को कम से कम साफ सुथरा होना चाहिए। गौरतलब है कि 1972 से बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े सरकारी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से धर्म अस्पताल संचालित होता चला आ रहा है, लेकिन वर्तमान में सिम्स अस्पताल अपने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से बिलासपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल और बदतर हो चुकी है। ऐसे में प्रदेश सरकार को प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के बदहाली पर फोकस करना चाहिए। वहीं लोगों ने राज्य सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए इसकी जमकर तारीफ की है। सरकार के जो बजट है इसमें सिम्स का भी जो शामिल किए हैं उसके लिए राज्य शासन को बधाई, शुभकामनाएं। और इससे निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में भी सिम्स का भी तो उद्धार होगा ही, साथ में जो मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर्स हैं और स्टूडेंट हैं उनको भी इससे लाभ मिलेगा। बहरहाल बिलासपुर का सिम्स अस्पताल अभी भले ही अपनी बदहाल व्यवस्था को लेकर सुर्खियों में बनता आ रहा है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था सुधारने के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटित होने के बाद अब उम्मीद है कि सिम्स अस्पताल अपनी सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर सुर्खियों में रहेगा। INS 24/7 के लिए संदीप करिहार की रिपोर्ट, बिलासपुर। इधर बालोद की सूरर गांव में सिन्हा समाज की ओर से कलार महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए हैं। वहीं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, कांकेर लोकसभा सांसद मोहन मंडावी, विधायक संगीता सिन्हा भी मौजूद रही। इस दौरान मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने छत्तीसगढ़ के इतिहास में समाज के योगदान को लोगों को बताया। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि महतारी बंधन योजना के माध्यम से प्रदेश की माताएं बहनें आगे बढ़ेंगी। उन्हें विधायक संगीता सिन्हा की मांग पर सामाजिक भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की।
माता बहादुर करालिन के इस पावन धाम में कलार महोत्सव का आयोजन संपन्न हो रहा है। समाज का ये वार्षिक उत्सव है। समाज के प्रतिभाओं का यहाँ पर सम्मान किया गया है और जब सामाजिक सम्मेलन होता है तो समाज के लोग मिलकर समाज की तरक्की और बेहतरी के लिए योजना बनाकर काम करते हैं। निश्चित रूप से कलार समाज छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण समाज है। समाज के लोग मेहनत करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ के विकास में योगदान कर रहे हैं। मैं समाज के सभी पदाधिकारियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखेंगे सितारों की चाल।